नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अपना पहला पूर्ण बजट यानी कि मोहन की सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर चुकी है। बता दें कि बजट पेश करने के दौरान विपक्ष ने नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग की और जमकर सदन में हंगामा किया। वित्त मंत्री ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच बजट भाषण पढ़ा। बता दें कि सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। इस बार बजट 3,65,067 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इसके बाद स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही 4 जून के लिए स्थगित कर दी है। आपको बताएं कि आज जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज के बजट की कुछ खास बातें क्या हैं। तो जीएफएक्स कृषि के क्षेत्र में क्या है। सबसे पहले हम कृषि के क्षेत्र में बात करेंगे कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 10,279 करोड़ रुपए, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 13,596 करोड़ रुपए और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 11,065 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब बात करें पशुपालन की, तो पशुपालन यानी कि जो दूसरा जीएफएक्स पशुपालन एवं डेयरी विभाग दुग्ध उत्पादन योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, पशुपालकों गौशालाओं के लिए 590 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बात करें अगर शिक्षा की, जी तीसरा ग्राफिक्स, अगर जो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर जो स्वास्थ्य की बात करें तो यानी कि हेल्थ की अगर जो बात करें तो इस पर जो है चौथा ग्राफिक्स 21,144 करोड़ रुपए का यहां पर है रखा गया है, प्रावधान किया गया है। 21,144 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य मदों में खर्च करने का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर जो खेल की बात करें, खेल से संबंधित इसका जो अगला ग्राफिक्स है तो 586 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर किया गया है। वहीं तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तीर्थ दर्शन योजना जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसके लिए 50 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। वन और पर्यावरण अगर जो अगले की बात करें तो वन और पर्यावरण के क्षेत्र में 4,725 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो वन और पर्यावरण की बात, अगर दुग्ध उत्पादन की बात किया जाए, दुग्ध उत्पादन योजना की बात किया जाए तो इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। तो चलिए ये तो हमने पहले ही दिखाया है आपको। अब ऊर्जा अगर जो संस्कृति विभाग के लिए, चलिए संस्कृति विभाग के लिए 1,081 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए अब ऊर्जा की तरफ अगर जो ध्यान दें तो इसमें मध्य प्रदेश के बजट में 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर जो बात सिंचाई की करें यानी कि इरिगेशन की, तो सिंचाई की अगर जो बात करें तो 13,596 करोड़ रुपए का यहां पर प्रावधान किया गया है। गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि इसमें सुरक्षा व्यवस्थाएं और तमाम चीजें आती हैं। गृह विभाग में 11,292 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए आपको बताएं कि 26,560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26,560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और पीएम आवास योजना के लिए अब हम अगर बताएं, पीएम आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में, मध्य प्रदेश के बजट में।
फसल पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं एससी और एसटी मुख्य धारा में इनको लाने के लिए 31,756 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम राइज स्कूल के लिए 659 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या हुआ है। आपको बताएं, अब अगर जो बात करें बजट 2024-25 की, तो जैसा कि मैंने पहले ही शुरू में ही बताया कि मोहन सरकार ने 3.65 लाख करोड़ 3.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया है 24-25 में। पूर्ण बजट है यह मोहन सरकार का, यानी कि 16% की वृद्धि है। पिछले जो बजट हुआ था 3.14 लाख करोड़ का, इससे जो है 16% की वृद्धि इसमें दिखाई गई है। बजट पेश करने से पहले जो जगदीश देवड़ा है वित्त मंत्री, इन्होंने पूजा पाठ की, इनकी पत्नी ने इन्हें तिलक लगाया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये पूजा पाठ करने के बाद ये बजट आप देख लीजिए, ये जो चमड़े का बैग है इस पर मध्य प्रदेश सरकार का लोगो लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है, और इसके बाद इन्होंने बजट पढ़ना शुरू किया। तो ये सारी चीजें हैं जो इस बजट में हैं। आज हम इस पर अपने विशेषज्ञ से राय लेंगे कि और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बजट है ये वास्तव में कितना लोगों के अनुकूल रहने वाला है। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, और दीपक गोयल जी हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। दीपक गोयल जी के पास हम पहले आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जहां तक ये बजट का सवाल है 2023 से 24 में, तो 16% की वृद्धि हुई है बजट में। हम चाहेंगे कि ये जो बजट की जो वृद्धि हुई है और महंगाई जो है अभी, उसमें अगर जो तुलना करें तो क्या पाते हैं कि जो पहले जो बजट 23-24 के लिए जो बजट पेश किया गया था, एक साल में महंगाई कितनी बढ़ी है और बजट में ये वृद्धि कितनी की गई है? देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि महंगाई जिस हिसाब से लोगों की आमदनी बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ी है। आप अगर लगाएं, आज से 10 साल पहले पेट्रोल की कीमत 80 रुपए थी। आज से 10 साल के अंदर आप 10 साल पहले आदमी की जो वेजेस थी, एक गरीब आदमी की, वो 100 रुपए रोज थी, आज 700 रुपए रोज है। लेकिन क्या 7 गुने रेट बाकी चीजों के बढ़े? तनख्वाह जो बढ़ी 10 साल में अगर आप लगाएं तो 70 से 80% तनख्वाह बढ़ी, या बिजनेस के मार्जिन्स बढ़े, हर चीज की कीमत बढ़ी। लेकिन उस प्रपोर्शन में किसान के वैल्यू की महंगाई नहीं बढ़ी है। एक्चुअली लोग ये मानते हैं कि आमदनी हमारी दुगनी हो जानी चाहिए, लेकिन जो फसल है यानी खाने का सामान है, दाल है, दलहन है, तेल है, वो हमें 10 साल पुराने रेट पे ही चाहिए। तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे, आज से 25 साल पहले आपको सुनने में आता था इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, इतने लोग भूखमरी से मर गए, इतने लोग भूखे पेट हैं। क्या आज आपको ये न्यूज सुनने को मिलती है? तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, डेवलपमेंट बढ़ा है, हर आदमी को का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो काफी बड़ा है। अब आप बोलोगे पहले 200 रुपए तोला सोना मिलता था आज से 50 साल पहले, आज 75,000 रुपए तोला है। तो वो होगा, यानी उस रेशियो में आमदनी भी बढ़ी है।
हम सिर्फ महंगाई की बात करते हैं। जब महंगाई की या किसी कीमत की बढ़ी हुई की बात करते हैं तो हमें उसको रिलेट करना चाहिए आदमी की पर कैपिटा इनकम से। जी। जिस आदमी के लिए अपन बात कर रहे हैं उसकी इनकम कितनी बड़ी है। तो आज रेवेन्यू बढ़ा है लोगों का, एक डेवलपमेंट हो रहा है। आप सोचिए ना कि पहले बजट आता था, बहुत छोटा सा एक बजट आता था। किसी भी पीरियड से आप 10 साल पहले के बजट को आज से कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट ऑफ बजट 10 गुना बढ़ गया होगा। तो महंगाई मेरे हिसाब से तो यानी एट लोएस्ट लेवल तक भी इनकम बढ़ी है एज कंपेयर टू महंगाई। महंगाई नहीं बढ़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो बात करें, देखिए, अगर जो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो स्थिति है, मध्य प्रदेश यहाँ पर 72% से ज़्यादा जनसंख्या है वो ग्रामीण इलाकों में निवास करती है और किसी न किसी प्रकार से कृषि पर आधारित होती है। कृषि के लिए जो बजट तय किया गया है, अगर जो कहें ये बात कहें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सिंचाई परियोजनाओं के लिए और अटल कृषि योजना के लिए, इन सबकी अगर जो हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में हमने जो पाया है, क्या वो बजट अभी पर्याप्त है? ऐसा आपको उम्मीद है कि जो यांत्रिकी के लिए दिया गया या फिर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10,279 करोड़, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 13,559 करोड़, क्योंकि कृषि जितनी ही सिंचित होगी उतनी ही उत्पादन बढ़ेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, कृषि के लिए जो बजट दिया गया है, बजट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे किसान को हम अवेयर कितना कर रहे हैं। आज जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कृषि में, आज से आप बहुत 10-15 साल पहले जाएंगे तो क्या होता था, 2 फसल ले ली आदमी ने, गेहूं ले लिया, सोयाबीन ले लिया मध्य प्रदेश में, या दाल ले ली, सीहोर की साइड चले जाएंगे तो गेहूं होता है, बाकी जगह दाल होती है। आज वेरिड ऑप्शंस आ रहे हैं आदमी के पास, आप 3 फसल तक ले सकते हो, आप मिलेट्स उगाओ। आज उन चीजों की खेती पे भी स्ट्रेस दिया जा रहा है जिनसे कि आदमी की, किसान की पैदावार की उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगी। तो गवर्नमेंट का जो पूरा स्ट्रेस है वो यही है कि हम फैसिलिटी प्रोवाइड करें, आदमी को एजुकेट करें कि भाई आप ये करिए तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। साथ में जैसे पीएम स्कीम है, 2,000 रुपए वो देते हैं, तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं एक कॉम्पनसेशन है जो कि महंगाई को कंट्रोल करता है, कॉम्पनसेट कर रहे हैं अपन। तो बजट तो मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए आपको एक बार नहर बनानी है, वो बन गई, उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, मेन चीज इम्प्लीमेंटेशन है। बजट की तो एज सच कोई प्रॉब्लम होती नहीं है कहीं पे भी। चलिए, बजट इज सफिशिएंट। जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती भी जुड़े हुए हैं, हम आपके पास आना चाहेंगे। मध्य प्रदेश का बजट आज पेश हुआ है, इस बजट को देखते हुए क्या लगता है आपको, क्या महसूस होता है? देखिए, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार आपको दिखाई पड़ रही है। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, स्टेट ने उनके लिए बजट में पैसा रखा है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, पीएम आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए रखे। ये एक बड़ा बजट का पार्ट होता है, कोई भी अगर 1,000 से ऊपर जाता है तो एक बड़ा बजट होता है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि आदिवासियों के लिए जो स्टेट ने चलाई थी योजनाएं, उसके लिए भी एक अच्छा बजट, पेंशन का बजट 586 करोड़ का दिख रहा है। साथ में देखने वाला है कि जो आपके यहाँ लाडली बहना एक योजना चालू हुई थी, क्या उसके लिए बजट में प्रावधान है या योजना अभी भी चल रही है कि नहीं। साथ ही में हमको देख रहे हैं कि उज्ज्वला योजना जो सरकार की थी, जिसमें गैस सिलेंडर फ्री दिया जाता है, उसमें भी 520 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ में देखने को मिल रहा है कि जो आयुष्मान जो मेडिकल इंश्योरेंस की योजना, उसके लिए भी 1,000 करोड़ रुपए रखा गया। तो केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, सबके लिए एक बड़ा बजट आपको दिखाई दे रहा है। साथ में 3,65,000 के बजट में सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट कर रहा है कि अब जो एक्सप्रेस वे है, अटल योजना है, जो
सड़क है, ये तमाम योजनाएं हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश एक बड़ा क्षेत्र है और बहुत ही फैला हुआ है, हालांकि आबादी कम है, लेकिन उस हिसाब से जो है वहां पे सड़क की योजना, एक्सप्रेस वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं आपके यहाँ पानी की समस्या आती है, तो उसके लिए देख रहे हैं कि बजट में अच्छा प्रावधान है और उसमें जल कनेक्शन जो है सभी घरों को देने का प्रावधान। साथ में देखने को मिल रहा है कि एनर्जी जो है वो काफी है, वो सोलर एनर्जी काफी मात्रा में होती है और उसमें भी आपके पास 100 मेगावाट का सोलर प्लांट स्टेशन में लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ में ही आप देख रहे हैं कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा है। उसके लिए भी 3,800 करोड़ रुपए रखे गए। जाहिर सी बात है केंद्र से जो है इसमें निर्देश आए होंगे इसके लिए काम। स्वास्थ्य में भी काफी काम चल रहा है, 3 नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं और काफी बड़ी योजना इसमें दिया जा रहा है। तो देखने को आ रहा है कि सबसे बड़ी योजनाएं जो पानी है, जल है जीवन योजना के तहत 10,280 करोड़ के आसपास का बजट दिया जा रहा है। साथ में एक्सप्रेस के लिए भी काफी दिया जा रहा है। तो हमें लग रहा है कि जो बजट जो मूल मंत्र है वो केंद्र से निर्धारित हो रहा है। वो केंद्र की जितनी बड़ी योजनाएं हैं उसके लिए एक भारी भरकर जो रकम है वो बजट में एलोकेट की जा रही है। जी, हम आना चाहेंगे दीपक गोयल जी के पास। अर्थशास्त्री हैं आप। शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और लगभग प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने की जिम्मेदारी भी राज्य की होती है। शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन देखा गया है कि शहरी शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा में अंतर है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि इस बजट की कितनी राशि जो है ग्रामीण शिक्षा की ओर खर्च करनी चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट का पूरा एम्फेसिस है कि वो हर गांव आखिरी स्टेप तक पहुंचे और इसके लिए अगर आप ध्यान देंगे, आप थोड़े अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे जाएं, लोग गांवों से पलायन कर रहे थे शहरों की तरफ। प्रॉब्लम थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो हम एक्जैक्टली रूट पे जाएं कि प्रॉब्लम क्या है। गांवों में आदमी क्यों नहीं रहना चाहता था? उसका कारण था वहां से रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। कल को कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे होगा? शिक्षा, उसको शहर आना है, शिक्षा कैसे मिलेगी? जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, बेसिकली अगर आप उसको एनालाइज करें तो वो इन्हीं सब चीजों की तरफ मैटेरियलाइज करती है कि किसान या जो गांव का व्यक्ति है वो शहर की तरफ नहीं जाए। गांवों की कनेक्टिविटी शहरों से इतनी अच्छी हो कि आप दिल्ली जैसी जगह में एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 घंटे लगते हैं। आज मध्य प्रदेश के एक गांव से शहर आने में आपको 20 मिनट लग रहे हैं। तो स्ट्रेंथनिंग गांवों की जा रही है और शिक्षा यानी हर स्तर पे बढ़ाई तो जा रही है और कनेक्टिविटी जब हो गई तो शिक्षा के अपने आप ही इशू क्लोज हो जाता है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि शिक्षा स्कूल नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि स्कूल तक बच्चा जाए उसके लिए उसको साइकिल दे दी गई, बच्चियों को साइकिल दे दी गई, एकल विश्वविद्यालय चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट का उस ओर ध्यान है और लोगों को सभी सुविधाएं, बिजली, पानी, रहवास और चिकित्सा, सारी चीजें गांवों में अवेलेबल हो पाए, उसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी चीज अगर आपने ध्यान दी हो, आज कहीं पर भी किसी भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी चीज के लिए गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि हमारे पास पैसे नहीं है। आप देखिए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, डिफेंस में पैसा खर्च किया जा रहा है, शिक्षा में पैसा खर्च किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करा जा रहा है। गवर्नमेंट ये नहीं कह रही पैसे नहीं है, वो बोलते हैं आप बताओ आपको करना क्या है। तो टेक्निकली देखा जाए इट इज ए टर्न अराउंड टोटल कि गवर्नमेंट के पास आज की डेट में जो पहले सुनने में आता था कि भाई पैसे नहीं है, आज पैसे की प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं पे भी। तो बजट तो टेक्निकली इतना हम खर्च कर रहे हैं, ये एडिशनल टू डेवलपमेंट वाली बात है।
मेरे ख्याल से बजट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अनयूज्ड बजट लेफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ग्रामीण शिक्षा की जहां तक बात कर रहे हैं, स्कूलों के निर्माण की अगर जो जहां तक बात कर रहे हैं, तो वो तो होता ही होता है, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि टीचर नहीं होते। टीचर नहीं होंगे तो बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि टीचर क्यों नहीं है अपन, मैं आपको उसी चीज पे जा रहा था। टीचर इसलिए नहीं होते थे क्योंकि कोई भी आदमी गाँव में जाना नहीं चाहता था। अगर गाँव में चला गया तो कच्ची सड़क है, बिजली आ नहीं रही। आज से 10 साल पहले मैं यूपी जाता था, तो अभी तो मध्य प्रदेश में, यूपी जाता था तो वहां पे एक सेइंग मिलती थी, यार बिजली बहुत अच्छी आ रही है, 4 घंटे आ जाती है, इन्वर्टर चार्ज हो जाता है। आज आप सुनते ही ये बात कहीं पे, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी आप ये सुनते हैं कि बिजली की प्रॉब्लम है। क्या होता है, ऑल टुगेदर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, शिक्षा जो आप कह रहे हैं ना, जब हमारी रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी आज इतनी बढ़ गई है, आप शिक्षा आप देखिए ना, 10 साल का 4 साल का गांव से छोटे गांव में भी मोबाइल अवेलेबल है, बच्चे चला रहे हैं। ये एजुकेशन का पार्टी तो है। नहीं, बात हम वो नहीं कर रहे हैं। हम आना चाहेंगे डॉक्टर आलोक सोती जी के पास। जैसा कि मध्य प्रदेश की स्थितियों को आप देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा है उत्तर प्रदेश की भांति यहाँ भी लचर ही है। टीचरों की आवश्यकता है, भर्ती होती नहीं है। ऐसे में बच्चे पढ़ें कैसे? शिक्षा पर जो खर्च है 22,600 करोड़ रुपए, भवन बनवाने में ज़्यादा ही खर्च हो जाएंगे। सवाल ये है कि जी सवाल ये है कि अगर जो शिक्षक नहीं भर्ती किए जाएंगे तो फिर इमारत खड़ी करने से फायदा क्या होगा? लोग पहले पेड़ों के छांव में जाकर के एक शिक्षक पढ़ा देता था, लेकिन इमारत तो खड़ी हो रही है, लेकिन शिक्षक नहीं है। देखिए देवेंद्र जी, वो समय चला गया कि जो लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ के जो है आदमी आईएएस बन जाता था, और नीम के पेड़ के नीचे पढ़ के जो है 2 से लेकर 20 तक का पहाड़ा पढ़ के जो है वो एमएससी और पीएचडी कर लेता था। हम लोग भी उसी से निकले हुए हैं। आज तो काफी उम्र हो गई है, रिटायरमेंट के पास पहुंच रहे हैं। तो वो समय हो गया था क्योंकि उस समय उतना कंपटीशन नहीं था, शहर और ग्रामीण क्षेत्र में उतना डिफरेंस नहीं था। अब चीजें बदल चुकी हैं। हाँ, हमने जो अभी कैलकुलेशन किया जल्दी में, तो वो उसमें 6% जो बजट है वो शिक्षा पे गया है। आपने 2 समस्याएं उठाई हैं, एक शिक्षक के भर्ती की। अब भर्ती के समय 2 बातें, या तो सरकार के पास उनको तनख्वाह देने के लिए बजट नहीं होता है, इसलिए वो तमाम शिक्षा मित्र और संविदा जैसी योजनाएं को लाते हैं। लेकिन हमको लगता है कि इस समय इतना पैसा है कि वो परमानेंट शिक्षक को भर्ती कर सकते हैं जब, और आप देख रहे हैं शिक्षकों की जो तनख्वाहें हैं वो भी अच्छी हो गई हैं, और जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं। जिस तरीके का मानव संसाधन पोर्टल उत्तर प्रदेश में लागू है, जिसमें आपको जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस देनी पड़ती है, आपको अपनी लोकेशन भेजनी पड़ती है, रोज की एक्टिविटीज की फोटो को अपलोड करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आया है, प्राइमरी सेक्शंस में भी आया, ग्रामीण में भी आया है। जैसा कि अभी हमारे साथी बता रहे थे कि जिस तरीके से मोबाइल की कनेक्टिविटी जो पहुंची है गांव-गांव में, बिजली का जो प्रावधान हुआ है, तो ये जो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि रोड्स बन रही है, हम देख रहे थे कि ग्रामीण सड़क योजना में भी 1800 करोड़ रुपए का बजट है। आज देवेंद्र जी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बजट एलोकेट हो रहा है, क्या वो 100% लग रहा है, कहीं उसमें लीकेज तो नहीं है, या वो पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। 2 बातें हैं। तो उस चीजों पे ध्यान देने के, पैसे की कोई कमी नहीं है, हमको नहीं लगता शिक्षकों को देने के लिए पैसा नहीं होगा। आप उनका जो है ईमानदारी से उनको अपॉइंटमेंट करके उनको अपने गंतव्य पे जहां उनकी पोस्टिंग है वहां तक पहुंचा दिया जाए, तो हमें लगता है, और उनका जो है देखा जाए, उनके ऊपर कड़ी निगाह रखी जाए टेक्नोलॉजी के मार्फत, जैसा कि और राज्यों में हो रही है, तो हमें नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश आने वाले 5 सालों में जो ग्रामीण क्षेत्र का, जिसमें आपका ज्यादा कंसर्न मुझे दिखाई दे रहा है, वहां पे भी शिक्षा के अच्छे प्रावधान हो पाएंगे, बच्चे पढ़ पाएंगे, और वहां से निकल के जब शहर में आएंगे, हायर एजुकेशन में आएंगे या इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ पढ़ेंगे, तो बेहतर होगा। और जिस तरीके से
कनेक्टिविटी सड़क की, मोबाइल कम्युनिकेशंस की बढ़ रही है, तो हमें नहीं लग रहा है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है गांव तक अब पहुंच नहीं रहा है। पहुंच रहा है, मैंने देखा गांव के छोटे छोटे कस्बों में, उत्तर प्रदेश में अभी मैं घूम रहा था, जहाँ पे छोटी छोटी लाइब्रेरीज मिल रही थी, बच्चे वहां पे अपना टैबलेट, लैपटॉप या मोबाइल लेके जो है वो अपना पढ़ाई कर रहे थे। तो ये चीजें बदल रही हैं। बिजली, पानी, सड़क, ये एक समय का बहुत बड़ी समस्या थी मध्य प्रदेश की, लेकिन अब लग रहा है। चलिए, जी डॉक्टर आलोक सोती, आपकी आवाज किसी कारणवश हम तक नहीं हमें पहुंच उम्मीद पा है कि जो डॉक्टर मोहन की जो सरकार है, जी जी जी, आ मोहन की रही है, अब सरकार आने है, लगी। वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे अब विशेष रूप से ध्यान देगी। जी जी। बिल्कुल। तो हमें लगा कि एक समय जो आपके यहाँ था बिजली, पानी, सड़क की समस्या थी, अब वो पूरी होती है, उसमें काफी काम हो गया है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन चीजें हैं जिस पे काम किया जा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि युवाओं के लिए 450 करोड़ रुपए रखे हैं, विशेषकर आदिवासियों के लिए, वहां की जो उनको स्किल सिखाए जाएंगे, तो ये जो रोजगार के जो साधन बनेंगे और जिस तरीके से नई नई चीजें आ रही हैं, वो आपको जो है आगे लेके जाएगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, और उसमें कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। जो भी बजट है पर्याप्त है, उसका जो है ईमानदारी से मूल्यांकन होना चाहिए लीकेज और ना हो तो फिर होना तो सारी चीजें सही हो जाएं, लेकिन लीकेज है कि कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो हम आना चाहेंगे दीपक जी के पास। स्वास्थ्य की अगर जो बात करें, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और स्वास्थ्य ही धन है, ये कहा भी जाता है। और इस धन के लिए जो व्यवस्था की गई है, जितने धन की, वो हम आपको बताएं कि 21,144 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था की गई है, और कहीं कहीं मुफ्त दवाइयों की भी व्यवस्था की जाती है। सरकार करती है, बजट में प्रावधान भी करती है। जहां तक लीकेज की बात आप लोग कर रहे हैं, लीकेज के द्वारा जो है दवाइयां पता नहीं कहां चली जाती हैं। आम आदमी अगर जो जाता है दवा खरीदने और दवा कराने सरकारी अस्पतालों पे, तो कुछ दवाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो दवा होती है वो बाहर से लेना ही पड़ता है। तो क्या हम ये 21,144 करोड़ रुपए में कुछ सामान्य दवाएं ही वहां पर रखी जाती हैं उस अस्पताल में? और अगर इतनी ही रखी जाती हैं सामान्य, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कम है, या फिर अन्य दवाएं भी रखी जाती हैं और वहां मिल नहीं पाता? जी दीपक गोयल जी। नहीं, देखिए, या स्वास्थ्य सेवाओं का खर्चा कितना रहा, वो मेरे पास डाटा नहीं है अवेलेबल, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता स्वास्थ्य सेवाओं में कि कोई आदमी गया तो उसको ये बोल दिया जाएगा कि ये दवाई आप बाहर से खरीद लीजिए। ऑन एन एवरेज नहीं, ये नहीं बोला जाता सर, ये नहीं बोला जाता कि आप बाहर से खरीद लीजिए, हमारे पास ये दवा है, ले लीजिए, बाकी जो शेष है आप समझ सकते हैं। देखिए, आयुष्मान योजना जो है उसमें जो कार्ड दिए गए 5 लाख तक के जो फ्री इलाज दिया गया, वो इसीलिए है कि गरीब तबके के लोगों को अगर कोई चीज बाहर से खरीदने में पड़ रही है तो वो हॉस्पिटल खरीद के देगा और उसका रिएम्बर्समेंट सरकार कर देगी, ताकि उस चीज को कैटर किया जा सके। गवर्नमेंट का स्ट्रेस होता है, और अगर ऐसा हो रहा है कि किसी हॉस्पिटल में किसी लीकेज की वजह से किसी दवाई या किसी मरीज को सफर करना पड़ रहा है, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है और गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए था। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो एक बजट एलोकेट कर सकती है, डॉक्टर बना सकती है, हॉस्पिटल क्रिएट कर सकती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, रनिंग, लीकेज, वो भी गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो वो रियली यानी उसको देखना, वो इशू है। गवर्नमेंट ने बाकी फ्रेम जो स्कीम करी है वो यही करी है कि आपको दवाइयां हॉस्पिटल से फ्री,
कोई बड़ा इलाज है, कोई है तो 5 लाख तक का आयुष्मान है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से किसी को कोई परेशानी नहीं हो। अब ये ह्यूमन टेंडेंसी, अगर कोई लीकेजेस होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसके लिए अलग एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। हाँ, तो इसी के लिए कि जो इतने प्रावधान किए गए हैं, अगर जो लीकेज है तो उसे रोकने के लिए क्या उसमें भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए सरकार को कि जो जितना आपने स्वास्थ्य पे खर्च करने के लिए किया है, डॉक्टर्स को वेतन देने के लिए किया है, नए जो अस्पताल बनवाने के लिए किया है, या फिर नवीनीकरण के लिए व्यवस्थाएं की हैं, उनमें लीकेज रोकने के लिए भी एक थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए कुछ, तो बेहतर हो जाए। देखिए यहाँ जी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने लीकेज रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। सरकार की तरफ से लोकायुक्त डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक ऑफिस विंग है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। अगर कोई भी लीकेज होता है और किसी के नोटिस में आता है, अगर उनके पास कोई कंप्लेंट जाती है तो डेफिनेटली डिटेल्ड इंक्वायरी होती है। लेकिन होता क्या है, सिस्टम में प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार जो आदमी सफरर है उसे पता ही नहीं होता कि कंप्लेंट करनी कैसे, और जो आदमी कैपेबल है वो सरकारी सिस्टम तक जाता ही नहीं, तो उसको प्रॉब्लम कई बार पता ही नहीं होती कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। और मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, एक आदमी सक्षम है जी, वो जाता है प्राइवेट में, दिखाता है, इलाज करवा लेता है, और जो गरीब आदमी है, जो उतना एजुकेटेड नहीं है, उसको बोल दिया ये 4 दवाइयां यही ले ले और ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। उसको मालूम नहीं है कि अगर कोई लैप्सेस हो रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट कैसे करनी है। सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट को या रिलेवेंट जो मिनिस्ट्री है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, उनको इसको देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहेंगे। कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब जो है खेल कूद कर भी नवाब बना जा सकता है, तो सरकारें इसके लिए बजट में प्रावधान भी करती हैं। 586 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में। क्या लगता है कि शहरी क्षेत्र के खेल के विकास के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के खेल के विकास के लिए पर्याप्त लगता है आपको? देखिए, खेल के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो क्षेत्र है वहां पे किस तरीके की फिजिक्स है, किस तरीके के खेलों को प्राथमिकता दी जा सकती है। अगर ये जो बजट देख रहे हैं वो 586 करोड़ ये आदिवासी क्षेत्र के लिए है, और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी है, आपने बताया कि 72% ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर हमको वहां पे आदिवासी दिखाई देते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि सबसे ज्यादा अगर देश के अंदर आदिवासी है वो मध्य प्रदेश में जी। तो ऐसे में आदिवासियों के जो अपने खेल कूद होते हैं, जो उनकी अपनी क्षमताएं होती हैं, जो उनके अपने संस्कार होते हैं, उन खेलों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है क्रिकेट को और हॉकी को ही प्राथमिकता दें। आप देख रहे हैं कि तीरंदाजी में जिस तरीके से आदिवासियों का आधिपत्य है, और जिस तरीके की उनके अंदर क्वालिटी है, काम करते हैं, जिस तरीके की उनकी शारीरिक क्षमताएं हैं, मानसिक क्षमताएं हैं, इस प्रकार के भी खेलों को देखिए। बजट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बजट तो आपने एलोकेट कर दिया, उस बजट के पैसे को आप कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे उसके अंतिम एक एक पैसे को उसका बिल्कुल परफेक्ट यूज कर रहे हैं और राइट पर्सन को राइट जॉब दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसे की कभी कभी अधिकता होने के बावजूद भी आपका काम नहीं बन पाता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि सही तरीके से उसको कैसे खर्च करें, कहाँ इस किस्मत में कितना लगाए कि जिसकी वजह से ये हो जाए। तो हम अभी यही बात चल रही है, और हम देख रहे हैं हमारे जो अर्थशास्त्री दीपक जी हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैसे की अब कोई कमी नहीं है। अब केवल रह गई है उस पैसे को हम कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे कार्यान्वित कर रहे हैं, कैसे अपनी क्षमताओं में, अपनी आवश्यकताओं अनुसार उसको लगा रहे हैं। और मेरा हमेशा से एक रहता है कि ऐसे बजट में हमको देखना पड़ेगा कि जो भी पैसा है वो ईमानदारी से एक एक पैसा जो है जिस कार्य के लिए आया उस पर लग जाए। तो आप देखेंगे कि आपका जो देश है और जो प्रदेश है उसका स्वरूप बिल्कुल आपको बदला नजर आएगा। हमको उम्मीद है कि जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है उसमें अच्छे मंत्री हैं, अच्छे
एडमिनिस्ट्रेटर है, शासन का अच्छा उपयोग करेंगे और जो भी बजट है उसका सही तरीके से उसका जो है यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो जो चीजें आप सोच रहे हैं, 3,65,000 कोई छोटा बजट नहीं होता है, 500 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। अगर इसको हम सही ढंग से और सही जॉब पे लगाएंगे तो इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप पैसे की अधिकता में भी आप देखते हैं, सिंपल सा लीजिए कि बहुत से अमीर घर के बहुत बड़े बच्चे होते हैं, इनके पास कोई सुख सुविधा कमी नहीं होती, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। जो गरीब घर का होता है वो सीमित साधनों से भी अच्छी तरह पढ़ाई करके आगे निकल जाता है। तो पैसा इतना महत्व नहीं है, उसका महत्व है कि आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। जी, उसका उपयोग कैसे करते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, तीर्थ दर्शन योजना, 50 करोड़ रुपए का यहां पर प्रावधान किया गया है। तीर्थ दर्शन योजना, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये योजना संचालित नहीं की जाती तो ये 50 करोड़ रुपए बचा लिए जाते, किसी अन्य मद में खर्च कर लिए जाते? इस योजना की आवश्यकता के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं दीपक गोयल जी। देखिए, कुछ योजनाएं पॉलिटिकल होती हैं, वेरी फ्रेंकली, अगर ईमानदारी से बोला जाए। आप ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन क्या सवाल कभी किसी ने पूछा कि हज यात्रा की सब्सिडी का बजट इतना क्यों है? ये एक्शन का रिएक्शन होता है जी। एक्चुअली सरकार, ये जो तीर्थ यात्रा है, जब आवाज उठती है कि हज के लिए आप 3,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, ये 2,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो फिर तीर्थ यात्रा के लिए क्यों नहीं किए जा सकते? तो यानी ये बेसिकली एक पॉलिटिकल इशू है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, हम हज की भी बात कर रहे हैं, हज यात्रा की भी बात चला। हालांकि इस बजट में हज यात्रा के लिए कुछ दिख नहीं रहा था, तीर्थ दर्शन योजना दिख रही थी, इसलिए हमने ये सवाल खड़े किए हैं। हमें कोई एतराज नहीं है तीर्थ दर्शन से भी, और हज के लिए जो दी जाती है सब्सिडी वगैरह उसके लिए भी। तो लेकिन इसकी औचित्य क्या है, दोनों की अगर जो आप बात कर लेते हैं तो इसके औचित्य हमारे समझ में आते नहीं हैं। बेनिफिट क्या है इससे सरकार को? औचित्य यानी देखिए, एक वेलफेयर है। अगर कोई गरीब आदमी है, बुजुर्ग लोग हैं और वो तीर्थ दर्शन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो सरकार, यानी हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि 4 तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, तो उनको अगर यात्रा करवा रही है गरीब लोगों को, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। चलिए, हम आपकी राय जानना चाहेंगे इस तीर्थ दर्शन योजना पर, डॉक्टर आलोक सोती। देखिए, धर्म एक समाज का हिस्सा है और राजनीति का भी हिस्सा है, तो राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर कुछ गरीब लोग हैं और वो रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, मथुरा काशी या बनारस जाना चाहते हैं, या जो मध्य प्रदेश के हैं, उज्जैन है, महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे को अगर जो गवर्नमेंट होती है तो वो सोशल वेलफेयर होती है। आप देख लेते हैं कि जो हम लोग का स्ट्रक्चर है सोशल डेमोक्रेटिक है, तो सामाजिक रूप से जो है वो लोकतांत्रिक है। तो ऐसे में अगर इस प्रकार की अभिलाषा रहती है कि धर्म हमारे क्या है, माना जाता है और आदमी दर्शन करना चाहता है, ज्यादातर तो अपने स्वयं पैसे से ही दर्शन करते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत उसको राहत कहीं से मिल जाती किसी गरीब व्यक्ति को, तो उसको जो है ये एक अच्छा साधन है। 50 करोड़ रुपए सरकार के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग के 50 रुपए या 500 रुपए का नोट हो। तो इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी रकम नहीं एलोकेट की गई है, लेकिन इसके जो है बड़े अच्छे जो है आपको मिल सकते हैं, एग्जाम्पल मिल सकते हैं, या आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो कि सरकार के भी फेवर में जा सकते हैं और उसकी आत्मा को भी संतुष्टि मिलती कि हाँ, हमने जीवन में एक बार दूर जाके रामलला के दर्शन करे, अपने भोपाल से या भोपाल के किसी गांव से निकल के जो है उत्तर प्रदेश में जाके इस तरीके के तीर्थ स्थान पे जाके हमने दर्शन करे, आशीर्वाद प्राप्त किया। ठीक है, अब एक सवाल और हम करना चाहेंगे जो फिर भी हमारे समझ में नहीं आता, उसे भी समझना चाहेंगे। गोयल साहब, पीएम फसल बीमा योजना 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसमें,
मुआवजा मिलना कितना कठिन होता है फसल बीमा योजना का और किस तरह से मिलता है, ये देखने वाली बात होती है। प्रावधान तो किया गया है, लेकिन क्या ये अंतिम व्यक्ति तक, किसानों तक जिनका नुकसान होता है, पहुंचता भी है? गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन किया है और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को और यानी जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देखना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। स्टेप तो रीजनेबल है। अगर मान लीजिए किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो कम से कम बीमा रहेगा तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। अब अगर नहीं मिल पा रहा है या दिक्कतें हैं तो उन दिक्कतों को दूर करना पड़ेगा सरकार को। जी बिल्कुल। एक सवाल हम डॉक्टर आलोक सोती जी से करना चाहेंगे। बार बार इशारा हो रहा है कि अब समय हो चुका है, तो डॉक्टर आलोक सोती, जैसे कि फसल बीमा योजना, जानकारी ही नहीं होती है कि बीमा कैसे कराएं अपने फसल का किसानों की, तो क्या ये नहीं लगता कि सरकार को चाहिए कि पहले किसानों को जागरूक कर दें कि भैया आप लोग आइए और इस तरह से अपने फसल का बीमा करा लीजिए, जब फसलों को नुकसान होगा और इन परिस्थितियों में आपको मुआवजा दिया जाएगा। जी हाँ देवेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2000 करोड़ का कोई छोटा बजट नहीं होता है। किसी ना किसी डिपार्टमेंट है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि किसानों को जागरूक करे, उनका बीमा कराए, उनके प्रीमियम करें। हमको लगता है कि कुछ प्रीमियम जो है ग्रामीण जो किसान है उसको देना पड़ता है, कुछ सब्सिडी आती होगी जो सरकार देती होगी उस प्रीमियम राशि का। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जिस तरीके से कि आप हम जो काफी ग्रामीण क्षेत्र के वो अपना इंश्योरेंस नहीं करा पाते या नहीं कराते हैं, उसी तरह जब खुद का लाइफ इंश्योरेंस नहीं करा पाते हैं तो फसलों के लिए भी वो उतने जागरूक नहीं होते, ना उनको उसके पास इतनी जानकारी होती है। तो ऐसे में विभाग का जो कृषि विभाग है जिसके तहत इस विभाग आता होगा तो बड़ी जिम्मेदारी है उसकी और सरकार की तरफ से। इतना बड़ा प्रावधान है, 2000 करोड़ एक बड़ा बजट होता है। इस बात को ध्यान रखते हुए किसानों को जागरूक करना चाहिए और उनको जो है अपनी हर फसल का बीमा कराना चाहिए। इसके लिए जो शासन प्रशासन है, लेखपाल स्तर के जो लोग हैं उनको जिम्मेदार बैठाना चाहिए कि वो लेखपाल केवल जमीन नापने के लिए थोड़ी ना है किसान, और उसको जो है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो फसल हो रही है उसका बीमा होना अनिवार्य हो। तो इस तरीके से डीएम की भी क्लास लेनी चाहिए कि उनके क्षेत्र में कितने किसान हैं, कितने वो हैं, उस कितना बीमा हुआ है, और वो अंतर्गत जब लेखपाल तक बात पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है इसमें जागरूकता और जागृति आएगी जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो मध्य प्रदेश का बजट पेश हो गया है। मोहन सरकार का पूर्ण बजट यह पेश हुआ है और यह पिछले बजट से 16% अधिक है। इनके प्रावधानों पर हमने चर्चा की, क्यों जरूरी है कोई प्रावधान, क्यों दिया गया है बजट, इसके बारे में भी हमने जाना। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।